वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 10 अप्रैल 2021 है, दिन है सैटरडे। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं न्यूज़ आइटम्स। आज सैटरडे है डियर फ्रेंड्स, तो फाइनेंशियल न्यूज़ जो हैं वो आज नहीं होते हैं और कल है संडे। तो संडे को द हिंदू एनालिसिस जो है, ये नए स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है कि ये जो द हिंदू एनालिसिस का लेक्चर है वो संडेज़ को नहीं होता है। ये लेक्चर मंडे टू सैटरडे डिलीवर किया जाता है। ओके, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है चेतन भगत ने वैक्सीनेशन के ऊपर। उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। माइग्रेंट एक्सोडस, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो वापस अपने घर जाने लगे हैं, तो ये इकोनॉमी के लिए एक चिंता का विषय है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे सारे टॉपिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन दिस वन इज़ अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और फॉरेस्ट फायर्स इन उत्तराखंड, इस आर्टिकल को भी देखेंगे। ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है। और फिर कुछ एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप घर बैठे आपके घर के कंफर्ट में बैठकर कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ए कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स फॉर यू। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर एक ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस भी आप देख सकते हैं ऑन आवर मोबाइल ऐप, या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट करें studyIQ.com। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएगी। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, एज यू नो डियर फ्रेंड्स, के बाकी के जो राज्य हैं, केरला, देन तमिलनाडु, देन वी हैड आसाम, पुडुचेरी, तो ये सारी जगहों पर असेंबली इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस चल रहे हैं, 8 फेजेस में होने वाले हैं। तो 4th फेज जो है असेंबली इलेक्शन का, तो ये स्टार्ट हो चुका है। 1.15 करोड़ वोटर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे 373 कैंडिडेट्स के भविष्य को। कल हम बात कर रहे थे, मैंने कुछ आपको प्रश्न भी पूछे थे एम्स्टरडैम के बारे में, राइट। नेदरलैंड्स का जो कैपिटल है दैट इज़ एम्स्टरडैम। आप में से कुछ, आई थिंक एक स्टूडेंट ने हॉलैंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है इन कमेंट सेक्शन। तो हॉलैंड जो है वो वहाँ का एक राज्य है, राइट। पहले ये नेदरलैंड्स जो हैं उनको हम हॉलैंड के नाम से जानते थे, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी नॉलेज है, आज हॉलैंड जो है वो नेदरलैंड्स देश का एक स्टेट है। एनीवे, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऐसा प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। बट इंटरेस्टिंग चीज़ें या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई, और ये भी बताया है कि दोनों देश जो हैं वो मिलकर इंडो पैसिफिक सप्लाई चेन्स और ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेटअप किया गया है, जिसकी वजह से दोनों देश जो हैं उनका इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफ़ी इम्प्रूव होगा। हमारे देश में टोटल 9 करोड़ से भी ज़्यादा, 9 करोड़ 78 लाख डोजेस जो हैं वो लोगों को दिए गए हैं। और ये आंकड़ा जो है वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो चेतन भगत वाला आर्टिकल मैंने बताया तो उसमें हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देन वी हैव छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने ये डिसाइड किया है कि छत्तीसगढ़ के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल लॉकडाउन एनफोर्स किया जाएगा बिकॉज ऑफ कोविड-19 केसेस। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सभी राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज़ को एक अपील की है कि आप टीका उत्सव को सेलिब्रेट कीजिए। टीका उत्सव में एक प्रकार की अवेयरनेस ड्राइव, कोविड-19 के साथ जुड़ी हुई अवेयरनेस, वैक्सीनेशन के साथ जुड़ी हुई अवेयरनेस जो हैं वो क्रिएट की जाए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवेयरनेस के साथ जुड़ा हुआ भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट चेतन भगत के आर्टिकल में है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट इनिशिएटेड सेवरल की प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज इन ईस्टर्न रीजन। इंडिया और चाइना के बीच में 11th राउंड ऑफ टॉक्स हुई। ये कोर कमांडर लेवल की जो डिस्कशन है
इसमें कैसे LAC रीजन पर डिसएंगेजमेंट किया जाए। तो ये सारी बातचीत और जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जो झगड़े के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस किए जाएंगे, इनफैक्ट किए गए हैं। और 20 फरवरी के बाद पहली बार ये मीटिंग आर्मी कमांडर्स के बीच में कल हुई। फिर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रमेश पोखरियाल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नैनो स्निफर लॉन्च किया है। ये नैनो स्निफर जो है ये एक माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रैक डिटेक्टर है। ये हर प्रकार के एक्सप्लोजिव जो बॉम्ब्स होते हैं, चाहे मिलिट्री ग्रेड के हों, कन्वेंशनल हों, होममेड एक्सप्लोजिव हों, सभी ऐसे बॉम्ब्स को स्निफ कर लेता है, ढूंढ लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। ये कम्प्लीटली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है और ये दुनिया का पहला, द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है। तो इसके ऊपर से आपको एक MCQ पूछा जा सकता है। ओके। NIA कोर्ट ने सचिन वाजे को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है टिल 23 अप्रैल। ट्रेन सर्विसेज को बंद नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा बताया है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने। प्रिंस फिलिप जो क्वीन एलिजाबेथ II के हस्बैंड हैं, उनका निधन हुआ है एट द एज ऑफ 99। इंडिया कन्वेज कंसर्न टू US ओवर वॉरशिप कैरिंग आउट नेविगेशन ऑपरेशंस ऑफ लक्षद्वीप। कल मेरे एक कलीग अंकित अग्रवाल ने इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस न्यूज़ आइटम के साथ जुड़ा हुआ जो वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। इट्स अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बांग्लादेश जो है ये भी एक हफ्ते का पूरा कंप्लीट लॉकडाउन कर रहा है फ्रॉम 14 अप्रैल। और USA ने 7 चाइनीज़ कंप्यूटर रिसर्च लैब्स और मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट ब्लैक लिस्ट में ऐड किया है। तो ये थी आज की न्यूज़ आइटम्स। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, हाउ टू रैम्प अप वैक्सीनेशंस। चेतन भगत ने यह आर्टिकल लिखा है। ना 1 फरवरी कुछ आंकड़ों के साथ डिस्कशन करते हैं। 1 फरवरी की बात करें तो भारत में 8,500 जितने डेली केसेस हमें देखने को मिल रहे थे। मिड सितंबर 2020 लास्ट ईयर सितंबर की बात करें तो हमारे देश में हर रोज़ 1 लाख जितने केसेस रजिस्टर होते थे। आज की सिचुएशन ये है कि मुंबई में राइट, ये फरवरी में देखिए टोटल देश के आंकड़े कितने थे, देश के कोविड-19 के आंकड़े थे 8,500। तो कैन वी ड्रॉ ए रफ सॉर्ट ऑफ ग्राफ? तो शायद ऐसी सिचुएशन थी, लेट्स से ये सितंबर था जिसमें हर रोज़ 1 लाख केसेस थे और फरवरी में 10,000 केसेस। फेब 2020 में 10,000 केसेस। ओके, अब देखिए सिचुएशन क्या हो गई है डियर फ्रेंड्स कि मुंबई शहर, अकेले मुंबई शहर में हर रोज़ 10,000 केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं और नेशनल टोटल जो हैं वो 1 लाख केसेस के आसपास पहुंच गया, 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस। तो अगेन कमिंग बैक टू दिस ग्राफ, ये सितंबर की सिचुएशन थी, सितंबर 2020, फिर एक ड्रॉप हुआ एंड नाउ अगेन वी आर सीइंग अप्रैल में, अप्रैल 2021 में ये 1 लाख केसेस। अब वी डोंट नो वेदर इट विल गो दिस वे और दिस वे, नॉट श्योर, लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। डॉक्टर्स, आप एपिडेमियोलॉजिस्ट्स, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, फोरकास्टर्स, अलग अलग एजेंसीज जैसे कि WHO, फॉर्चून टेलर्स जो भविष्यवाणी करते हैं, उनको भी अगर पूछेंगे तो भी आपको मिक्स्ड आंसर्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आज भी ये कोरोना वायरस जो हैं ये काफ़ी एक अनप्रेडिक्टेबल है। ये कैसे बिहेव करेगा इसके बारे में आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। तो ये काफ़ी डराने वाले कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं और दिस आर रियल फैक्ट्स। ये कोई
एक हवा भी चल रही है, ऐसी बातें भी चल रही है, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कोविड जैसी कोई चीज़ नहीं है और सरकार को WHO से पैसे मिल रहे हैं। और आपने बहुत सारी ऐसी अफवाहें सुनी होंगी। ये सारी अफवाहें गलत हैं। कोविड इज़ ए रियलिटी। और साइंटिस्ट्स की बात करें तो अच्छी बात यह है कि इससे पहले कि आप वैक्सीन्स को देखें तो लगभग ऑन एन एवरेज 10 साल लगे हैं एक वैक्सीन को बनाने में। लेकिन कोविड का प्रेशर ही इतना ज़्यादा था कि साइंटिस्ट्स ने कोविड की वैक्सीन को लगभग 1 साल के अंदर ढूंढ लिया। तो नाउ द गुड थिंग इज़, सबसे अगर बेस्ट चीज़ कोई है तो दैट इज़ कि हमारे पास कोविड-19 को लेकर एक वैक्सीन है। और इसमें भी हमारे देश की बात करें तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोविशील्ड जो है वो आज 70 देशों में अप्रूव हो चुकी है। और हमारे देश में भी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली अगर कोई वैक्सीन है तो दैट इज़ कोविशील्ड। जो मैंने आपको आंकड़ा बताया कि हमारे देश में 9 करोड़ से भी ज़्यादा 9 करोड़ 78 लाख रफली स्पीकिंग लेट्स से 10 करोड़ डोजेस जो हैं वो लगभग हमने 3 महीनों में लोगों को दे दिए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑफ कोर्स ये जो स्पीड है, पेस, स्पीड का एक दूसरा शब्द है पेस, तो दिस इज़ ए गुड पेस। लेकिन हमें इस गुड पेस से सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं होना है। वी हैव टू मेक इट वी हैव टू टर्न इट इनटू ए ग्रेट पेस। इसकी स्पीड हमें और ज़्यादा इंक्रीज़ करनी होगी। करंट जो हमारी स्पीड है 30 से 33 लाख डोजेस हर रोज़ हम देते हैं। एक वीक की एवरेज निकालें, रफ कैलकुलेशंस करें तो ये 2 करोड़ लोगों को हम एक हफ्ते में वैक्सीनेट करते हैं। अब आप थोड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा, हमारे देश की लगभग पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो 140 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए जो करंट स्पीड है उससे हम कैलकुलेट करें तो हमें चाहिए लगभग 100 हफ्ते। 100 हफ्ते यानी कि 2 साल। एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो रफली हमें चाहिए 100 हफ्ते यानी कि 2 साल। तो क्या 2 सालों तक हमें ऐसी ही सिचुएशन में सरवाइव करना पड़ेगा? जस्ट इमेजिन कितने लोगों की इनकम, हमारी इकोनॉमी, हमारे बच्चों की पढ़ाई, राइट? फिर जस्ट इमेजिन द लोड ऑन हॉस्पिटल स्टाफ, मेडिकल पर्सोनल के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। 2 सालों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियों से, फटीग से मर जाएंगे। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आप सोचिए, यू नेवर नो कि कब आप बाहर जा पाएंगे, कब आपको बाहर नहीं जाना है। यू हैव टू फ्रीक्वेंटली वेयर दैट मास्क। मास्क पहनना मीन्स इट्स नॉट द मोस्ट नेचुरल थिंग, बट फ़िलहाल हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम मास्क पहने। तो ये सारी चीज़ें 2 सालों तक चलती रहेगी। तो आई बिलीव के लोग जो कहते हैं पेंडेमिक फैटीग, फिर लोग एक टाइम आएगा और ये आता भी है। पेंडेमिक फैटीग में ये होता है, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, अगर कुछ लोगों को ये शब्द समझ में नहीं आया है तो। पेंडेमिक फैटीग का फैटीग यानी कि एक प्रकार की थकान। तो अब इस पेंडेमिक से इतने थक गए हैं दैट नाउ यू डोंट केयर कि कुछ भी हो जाए, भले ही कोरोना वायरस हो जाए, मैं मर जाऊंगा तो मुझे मरना पसंद होगा, बट आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। इट मे लुक साउंड फनी, आपको लगेगा कि ऐसा थोड़ा ही हुआ, लेकिन वी आर 140 करोड़ की पॉपुलेशन का एक देश है। तो इसमें से 1 लाख लोग भी ऐसा सोचे, देन दैट्स ऑल्सो वेरी डेंजरस, इजंट इट? तो वी हैव टू इंक्रीज आवर स्पीड। जो करंट स्पीड है उसको हमें 4 टाइम्स इंक्रीज करना होगा, राइट? तो हफ्ते में जो हम 2 करोड़ लोगों को डोजेस दे रहे हैं, वी हैव टू इंक्रीज इट टू 8 करोड़ डोजेस पर वीक। 8 करोड़ लोगों को हमें ये डोज दे। फर्स्ट डोज की बात है, राइट? फिर उसके बाद सेकेंड डोज भी इज द पार्ट एंड पार्सल। लेकिन 8 करोड़ लोगों को आपको एक हफ्ते में इनोक्यूलेट करना पड़ेगा, तब जाकर हम एक कम समय में हमारे लेट्स से दिवाली 2021 से पहले
उससे पहले हम लोगों सभी हमारी पूरी पॉपुलेशन को 140 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। अब इतने लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए वी नीड प्रोडक्शन। हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वजह से ही, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से ही आज हम इतने लोगों को डोजेस प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लेकिन सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर निर्भर होना जो है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट लॉजिकल। वी कैनॉट कीप ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर पूरा देश निर्भर हो जाए तो दैट इज़ नॉट हेल्थी, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। हमें चाहिए कि हम और ज़्यादा जो अलग अलग वैक्सीन्स हैं, स्पुतनिक 5 के बारे में हम कल बात कर रहे थे, तो इसको भी एक अप्रूवल मिले, नई नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएँ। भले ही सीरम की ही कुछ सब कैटेगरीज या फिर सीरम इंस्टीट्यूट जो SII हैं, यही कुछ इंस्टीट्यूशंस को देखें, कुछ अपनी नॉलेज शेयर करें, और ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है बेसिकली। ओके, फिर वैक्सीनेशन क्राइटेरिया को भी ओपन अप करने की आवश्यकता है। 45+ को ही फिलहाल वैक्सीनेट किया जा रहा है। अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ सिटी एरिया, अर्बन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप 45+ नहीं, हर एक व्यक्ति को, जितने भी लोग हैं सभी को आप वैक्सीनेट करें। इसके लिए भी 2 अच्छी चीज़ें हैं। एक है कि हॉटस्पॉट्स तैयार किए जाएं। कुछ ऐसे, लेट्स से कि ये बड़ा शहर हो और इसमें ये 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत सारे कोविड के केसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर हॉटस्पॉट्स क्रिएट किए जाएं, जो हैं उनसे भी अलग, उससे भी ज़्यादा हॉटस्पॉट्स के लोग वहाँ पर जाकर वैक्सीनेट अपने आप को करवा सकें। अब वैक्सीनेशन में एक चीज़ जो है वो ये है कि 30 मिनट्स आपको वेट करना पड़ता है वहाँ पर। एक बार आपको वैक्सीनेशन दे दिया, उसके बाद 30 मिनट्स यू हैव टू वेट देयर, ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स या फिर ऐसा कोई चक्कर वक्कर आ रहे हैं तो मेडिकल स्टाफ कैन हेल्प यू विद। तो एक दूसरा सॉल्यूशन जो यहाँ पर दिया है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वैक्सीनेशन एट योर बिल्डिंग। अब हम शहरों में देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, इज़न्ट इट, A, B ऐसे विंग्स होती हैं, एक ही बड़ा कंपाउंड है और उसमें हज़ारों लोग रहते हैं। तो यही विंग्स में जाकर आप एक कैंपेन मीन्स वो लगा सकते हैं, एक बूथ लगा सकते हैं, और वहाँ पर नीचे ही जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। और वहाँ पर अगर कुछ हुआ भी तो फिर उनका घर भी वहीं पर हैं, चेयर्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं। तो ये भी एक चीज़ हम कर सकते हैं। डोर टू डोर अगर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट एरिया वाइज हम वैक्सीनेशन बूथ्स लगा सकते हैं। गेट मोर वैक्सीनेटर्स एंड वैक्सीनेशन वेन्यूज़, ज़्यादा वैक्सीनेटर्स को, एक क्विक प्रोग्राम जिसमें लोगों को तैयार किया जाए और लोगों को क्विकली ट्रेन किया जाए कि कैसे वैक्सीनेशन को एडमिनिस्टर करना है, कैसे लोगों को आप इंजेक्ट कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। कुछ ऐसी केमिस्ट शॉप्स हैं, मेडिकल स्टोर्स को भी हम वैक्सीनेशन सेंटर्स में तब्दील कर सकते हैं। बहुत सारी स्कूल्स बंद हैं, तो स्कूल्स का भी, ये जो वेन्यूज़ हैं इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो बताई है वो काफ़ी एक हटके मुझे चीज़ लगी, वो ये है कि जिस व्यक्ति को वैक्सीनेट किया गया है, जैसे हम वोट देने के लिए जाते हैं तो हमारी फिंगर के ऊपर एक मार्क करते हैं, इसी प्रकार से अगर आप आपने वैक्सीनेशन ले लिया है तो फिर आपको एक प्रकार का ब्रेसलेट दिया जाएगा। लेट्स से कि भारत के फ्लैग के कलर का कोई आपको एक ब्रेसलेट दिया जाए जो एक कॉटन मटेरियल से बना हुआ हो, डिग्रेडेबल मटेरियल हो, बायोडिग्रेडेबल, ऐसी कोई चीज़ जो प्लास्टिक की नहीं बनी है। तो ऐसा धागा या फिर ऐसी कोई चीज़ आप अपने हाथ में पहन सकते हैं। तो इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको रिमाइंडर मिलेगा कि आपको सेकंड डोज के लिए जाना है, राइट। जिस व्यक्ति ने फर्स्ट डोज लिया है उसको सेकंड डोज का भी रिमाइंडर मिलेगा। एंड द सेकंड थिंग इज़, जिसके हाथ में यह नहीं होगा, दूसरे के हाथ में हम ये धागा देखेंगे, देन वी विल ऑल्सो फाइंड कि ओके हमें भी, तो इट विल क्रिएट ए सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इस आर्टिकल में राइटर ने शेयर किया है। तो अगर हम ये करें तो हम हमारी इकोनॉमी को भी बचा पाएंगे, हमारे लोगों की हेल्थ और जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, इन सारी चीज़ों से हमें मुक्ति मिल सकती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम। देखिए, ये कोविड की वजह से होने वाली चीज़ है, इकोनॉमी के ऊपर कैसे कोविड की इम्पैक्ट हो रही है। ये पायोनियर का एक आर्टिकल है। लास्ट ईयर सेम टाइम, अप्रैल के टाइम पर क्या हो रहा था, माइग्रेंट एक्सोडस, यानी कि जो माइग्रेंट लोग हैं वो अपने घर वापस जा रहे थे, चल कर जा रहे थे, अपने बच्चों को, अपने सामान को कंधे पर रख कर जा रहे थे। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे एक लड़की जो है उसने अपने
पिताजी को साइकिल के पीछे जो कैरियर होता है उसमें बिठाकर वो कुछ 900 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट उन्होंने ट्रैवल किया। और वो साइकिल भी कोई ऐसी नहीं थी कि यू फाइंड इट इन लाइक कंपटीशन की साइकिल, एक नॉर्मल जो बाइसिकल होती है वो बाइसिकल लेकर एक लड़की ने अपने पिताजी को एक जगह से अपने घर तक पहुंचाया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये दुख हमने देखा है देश का, और ये सारी चीज़ें नेशन वाइड लॉकडाउन जो कहीं ना कहीं करना भी पड़ा था, वो भी एक मजबूरी थी। एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिबेट कि नेशन वाइड लॉकडाउन सही था गलत था, कुछ हद तक सही था, राइट। तो अब फिर से ये सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। देखिए, गरीब लोगों के पास ना तो कोई फिक्स्ड रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, और जब उनकी जो भी वो हर रोज़ रोज़ी रोटी कमाते हैं, अगर वो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, वो दुकान या फिर वो जो कारखाना है वो अगर ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो फिर खाने पीने के और रेंट देने के पैसे उनके पास नहीं रहेंगे। तो द बेस्ट थिंग फॉर देम टू डू इज़ गो बैक होम। और यही वापस जाने की जर्नी में भी बहुत सारे लोग भूखे प्यासे होने की वजह से, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ गया, बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट्स हुए, ये सारी चीज़ें हुई और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई। जो लोग वापस घर पहुंच गए, राइट, फिर लॉकडाउन जब खुला तो उनमें से बहुत सारे लोग वापस कभी नहीं आए। जो लोग वापस आए वो वापस फिर जा रहे हैं, राइट। कल मैं न्यूज़ देख रहा था तो एक गुजराती न्यूज़ चैनल में सूरत के बारे में वो दिखा रहे थे कि सूरत में कैसे ट्रेन्स जो हैं वो अब लोग जो हैं वो ट्रेन्स में बैठकर फिर वापस अपने गांव जा रहे हैं। और मुंबई में भी यही सिचुएशन है, एक स्पेशल ट्रेन रखी गई है कि अलग अलग जगहों पर लोग जो वापस जाना चाहते हैं वो वापस चले जाएं। ये माइग्रेंट एक्सोडस जो है उसकी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करें हमारे देश में तो जॉब जनरेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमारे देश में 85% जितनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो एमएसएमई की कैटेगरी में आती है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उसमें से रफली 85% या उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो एमएसएमईज में काम करते हैं। तो अब ये लोग वापस चले जाएंगे तो अगेन आई विल राइट डाउन सम फैक्ट्स फॉर यू। ये थोड़े रफ फैक्ट्स हैं, मुझे आज मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूँ तब मुझे ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हो रही है, तो आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। थोड़ी रिसर्च करेंगे आप, यू विल फाइंड दिस फैक्ट्स। रफ आंकड़ा आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए। हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो अभी मैंने बोला वही आई एम रिपीटिंग हियर, लगभग 85% जितनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है दे फॉल इन दिस कैटेगरी। एमएसएमईज, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब करने वाले जो लोग हैं वो भी 85% के आसपास जो हैं वो एमएसएमईज में काम करते हैं, जॉब्स एंड दिस आर कंपनीज। तो आप सोचिए कि जब ये, और ज़्यादातर ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो एमएसएमईज में काम करते हैं, तो नाउ व्हेन दे आर गोइंग बैक तो ये सारे बिजनेसेस जो हैं उसकी इम्पैक्ट, वो सारे बिजनेसेस फॉल होंगे। अभी ये बिजनेसेस अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे या फिर होने की कोशिश कर रहे थे, अब फिर से कोविड-19 की वजह से लोग वापस जा रहे हैं, फिर से वो बिजनेसेस जो हैं वो डूब जाएंगे। कितने सारे लोगों को इसका पेन सहना पड़ेगा, जस्ट इमेजिन। दूसरी सिचुएशन ये होगी कि अर्बन एरिया में मजदूरों की स्कैरसिटी होगी, मजदूर मिलेंगे नहीं आपको, और रूरल एरिया में जहाँ पर इतनी आवश्यकता नहीं है वहाँ पर ज़्यादा मजदूर होंगे, तो आपको फिर एमजी नरेगा को और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इट्स मोर पॉवर्टी, मोर अनएम्प्लॉयमेंट, ये सिचुएशन, और इकोनॉमी के ऊपर इसकी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। चैलेंज ऑन बेंच। अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस.ए. बोबड़े साहब, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। अब इस मीटिंग को वो बुला रहे थे लेकिन कुछ रिजर्वेशंस थे, कुछ कलीग्स जो थे वो इस मीटिंग से, ये कॉलेजियम की मीटिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई कि कॉलेजियम जो है ये सुप्रीम कोर्ट की एक सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट ने ही इस सिस्टम को बनाया है। तो इसमें टोटल 5 जजेस होते हैं, राइट। इन 5 जजेस में से CJI हैं और बाकी जो 4 जजेस हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो ये सीनियर
मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं, राइट, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये टोटल 5 जजेस मिलकर एक कॉलेजियम बनाते हैं। अब ये कॉलेजियम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, कोई हाई कोर्ट के जज को आपको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना है तो ये डिसीजन ये कॉलेजियम के द्वारा लिया जाता है। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन कुछ कलीग्स जो हैं, कॉलेजियम के कुछ मेंबर्स जो हैं, वो इस मीटिंग को लेकर खुश नहीं थे। अभी कुछ दिनों के अंदर ही, आई थिंक 2 हफ्तों के अंदर, जो बोबड़े साहब हैं वो रिटायर होने वाले हैं। तो ये मीटिंग तो हुई, ये मीटिंग एक डेडलॉक में कन्वर्ट हुई, इसमें कोई कंसेंसस नहीं बना। और ये कंसेंसस नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि एक मिसट्रस्ट जैसी चीज़ें जो हैं वो हमें कॉलेजियम में नज़र आ रही हैं, कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, कुछ क्रैक्स नज़र आ रही हैं कॉलेजियम में। शायद भारत के इतिहास में सीजे बोबड़े पहले ऐसे जज होंगे जिन्होंने अपने पूरे टेनियर में एक भी सुप्रीम कोर्ट जज के अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन नहीं दिया है। अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं तो वी कैन नॉट से, बट सो फार परहैप्स ही इज़ द ओनली जज, is the first CJI perhaps. This comes at a time when the process of appointment needs to be initiated for at least 5 judges. CJI बोबड़े के साथ साथ इस साल 4 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं। तो वी नीड मोर जजेस एट सुप्रीम कोर्ट, इजंट इट। वहाँ पर अगर जजेस की वैकेंसी रहेगी तो उतने ज़्यादा मीन्स केसेस जो हैं वो फिर बाकी जितने जजेस हैं उनको देखने पड़ेंगे, तो ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा मीन्स स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो हो जाएगी। एक लंबे टाइम से हमने देखा है एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में अपॉइंटमेंट को लेकर झगड़ा होता रहे, मीन्स चला आया है, एक प्रकार की स्पैरिंग एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया है। और सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये बताया भी है कि हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करें तो आप जल्द से जल्द जो हैं वो नाम आप क्लियर कीजिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ 45 नेम्स दिए हैं। क्या होता है कि जो जज हैं, कॉलेजियम जो हैं वो नाम सरकार को भेजते हैं, फिर सरकार जो है वो बैकग्राउंड चेक करते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट, ये सारी चीज़ों को देकर फिर रिपोर्ट तैयार करके कॉलेजियम को दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो हैं, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और फिर वापस भेजने हैं, तो ये यहाँ से वहाँ और A to B और B to A में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो ये सॉल्व करना भी ज़रूरी है। दोनों एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कॉलेजियम सिस्टम जो है ये, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट मीन्स सॉरी नॉट गवर्नमेंट लेकिन जुडिशियरी ने ही इसको डिज़ाइन किया था। अब नए जो जज साहब आएंगे उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट, कि वो जो जस्टिस NV रमन्ना है वो 23 अप्रैल को CJI बनेंगे। और जो बोबड़े साहब हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो NV रमन्ना साहब को भी ये अपॉइंटमेंट को लेकर जल्द से जल्द प्रोसेस जो है वो करवानी पड़ेगी। हाई कोर्ट की जो कॉलेजियम है, हाई कोर्ट को लेकर जो हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट की कॉलेजियम है उसमें CJI होते हैं और 2 जजेस होते हैं, राइट, सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये मीटिंग चल रही है, ये हाई कोर्ट की जो कॉलेजियम को लेकर, हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स और हाई कोर्ट की कॉलेजियम जो है दैट इज़ फंक्शनिंग वेरी वेल। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जो है, जो मैंने अभी आपको बताया 5 जजेस होते हैं, तो दैट इज़ नॉट फंक्शनिंग दैट वेल। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि एक फ्रेश स्टार्ट लिया जाए, नए CJI के टेन्योर में एक नया फ्रेश स्टार्ट लिया जाए और जजेस एक दूसरे के साथ एंगेज करें, बातचीत करें। देखिए, कुछ नामों को लेकर इंडिविजुअल डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा पिक्चर जो एक इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखकर उनको काम करना चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ अबाउट फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो उसका जन्म हुआ 2000 में, 2000 में उत्तराखंड का जन्म हुआ और तब से लेकर आज तक एक सबसे भयानक एपिसोड देख रहा है वो फॉरेस्ट फायर्स के। स्टेट फॉरेस्ट फायर डिपार्टमेंट के आंकड़ों को देखिए, 1 अक्टूबर 2020 से 4 अप्रैल 2021 के बीच में 989 फॉरेस्ट इंसिडेंट्स देखने को मिले। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी वहाँ के सीनियर मोस्ट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को बुलाकर पूछा है कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पर, और सरकार को आदेश भी दिया कि आप 2 हफ्तों के अंदर ये फॉरेस्ट फायर्स को ख़त्म कर दीजिए। 2000 से लेकर आज तक जो फॉरेस्ट फायर्स हुए हैं उसकी वजह से 48,000 हेक्टेयर जो हैं ज़मीन के ऊपर इसका प्रभाव हुआ है। और इंडियाज़ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के मुताबिक 30,000 इंसिडेंट्स हुए सिर्फ ईयर 2019 में। फॉरेस्ट फायर जो है वो उत्तराखंड के लिए कोई नई बात नहीं है, या फिर किसी भी जंगल में ये फॉरेस्ट फायर जो हैं एक नई बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ने लगी है। एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ क्लाइमेट चेंज।
उत्तराखंड की सिचुएशन ये होती है कि मिड फरवरी के टाइम पर जब जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्ते झाड़ने लगते हैं, तो ड्राई लीव्स होते हैं, ऊपर से जो मिट्टी है वो भी धूप की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो मॉइस्चर है वो चला जाता है। तो ये ड्राइव शेड्स जो हैं, ड्राइव लीव्स जो हैं, ये एक प्रकार के फ्यूल की तरह है। बस उसको एक चिंगारी मिल जाए एंड दैट्स इट, द जॉब इज़ डन। उसके बाद हर जगह पर आपको फ्लेम्स नज़र आएगी। दूसरी जो चीज़ है, ए और बी की बात करें, एडिक्वेट रेनफॉल नहीं हुआ इस विंटर में, और दूसरी चीज़ है ज़्यादा टेम्परेचर मार्च और अप्रैल में। तो ये दोनों की वजह से ये क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट है, कम बारिश होना और ज़्यादा धूप होना। तो दिस इज़ ए सीरियस कंसर्न। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि 95% जितने फॉरेस्ट फायर्स जो हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों का हाथ होता है। नेचुरल फायर्स कम और एंथ्रोपोजेनिक ओरिजिन, यानी कि लोगों का हाथ इसमें होता है। कई लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं और वहीं पर सिगरेट विगरेट पीकर ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर वो तो चले जाते हैं वहाँ से, लेकिन फिर वही चीज़ जो है वो फॉरेस्ट फायर क्रिएट करती है। दूसरी चीज़ कि हमारे फॉरेस्ट फायर डिपार्टमेंट्स के पास, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल अक्रॉस इंडिया, उनके पास ना तो इतना कोई मटेरियल है, ना तो कोई पर्सनल है, इतने लोग भी नहीं हैं और इतना कोई मटेरियल नहीं है, राइट। उनके पास वो लेटेस्ट गैजेट्स, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इसकी वजह से भी फॉरेस्ट फायर को आइडेंटिफाई करने में और डील करने में बहुत वक्त लगता है। दूसरी एक चीज़ कि आपको लोकल कम्युनिटीज़ का भी सहारा लेना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर इसके अच्छे एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन आज भी इसकी एक वैकेंसी या फिर रूम तो है ही, इसमें इम्प्रूवमेंट हम कर ही सकते हैं। और उत्तराखंड जो है वो सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, इससे पूरे देश को एक सबक सीखना चाहिए। कल जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। एम्स्टरडैम और एम्सल रिवर, इज़राइल सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन जो दिया है तो दैट इज़ इज़राइल। फिर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा, और 19 अप्रैल, दिस वन इज़ अबाउट USA। आज का प्रश्न है कि वाराणसी की एक लोकल कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा है कि आप एक मस्जिद है उसमें सर्वे कंडक्ट कीजिए, तो वो मस्जिद का नाम बताइए। काफ़ी न्यूज़ में था ये। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने $59 मिलियन का एक फ़ंड क्रिएट किया है ताकि एक पर्टिकुलर देश के लोग जो हैं वो जाकर UK में सेटल हो सके। तो बताइए उस देश का नाम। और ये जो डबल म्यूटेंट है कोरोना वायरस का, जो पूरे देश में हमें नज़र आ रहा है, तो इसका एक ऑफिशियल या फिर फॉर्मल नेम है, ये नाम क्या है बताइए। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। तो एन्जॉय योर वीकेंड। कल है संडे, तो अब मैं कल आपको नहीं मिलूंगा ना, आई विल सी यू डायरेक्टली ऑन मंडे। लेकिन ऑफ कोर्स स्टडी है कि मैं सैटरडे और संडे दोनों दिनों में आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू ऑन मंडे। एन्जॉय योर वीकेंड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।